दुनिया के सबसे ज्यादा संविधान वाला देश जब भारत हो, वहाँ एक समान कानून नहीं होगा तो कोर्ट, जस्टिस, एडवोकेट, पुलिस, पर्सनल, एक्सपर्ट कैसे काम करेंगे। तमिलनाडु में अलग व्यवहार, केरला में जाएं आपको अलग व्यवहार, महाराष्ट्र में अलग व्यवहार, राजस्थान में अलग। तो सब अलग अलग की जो परिभाषाएं हैं उनको समाप्त करते हुए एक राष्ट्र, एक संविधान और एक व्यवस्था के साथ हमको आगे बढ़ना। किसी भी दंगाई को प्रॉब्लम होती है यूसीसी से तो होनी चाहिए, किसी भी लब जिहादी को प्रॉब्लम होती है तो होनी चाहिए, किसी भी आईसिस का प्रोपेगेंडा चलाने वाले, आईसिस के षड्यंत्रों में हाथ बटाने वाले व्यक्ति, नेता, समाज, संगठन को प्रॉब्लम होती है तो होनी चाहिए, किसी भी दुश्मन देश को अगर इससे प्रॉब्लम होती है तो होनी चाहिए। ऐसे में सैकड़ों तरीके के कानून, सैकड़ों तरीके के कोर्ट, सैकड़ों तरीके के व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। एक व्यवस्था, एक राष्ट्र के साथ भारत आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं किशन बालान। यूसीसी को लेकर के विवाद तब से ज़्यादा खड़ा हो गया है जब से मोदी जी ने इसे लेकर के बयान दिया है। आनन फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग आ जाती है, देवबंद से फरमान जारी हो जाता है कि अभी इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और हम तो इस्लाम के हिसाब से ही चलने वाले हैं। एक बार बातचीत करते हैं विनय जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूसीसी देश के लिए कितना ज़रूरी है? देश के लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की जो कॉम्पिटिटिव ग्रोथ है, जो आपसी भाईचारा है, जो ज़रूरतें हैं उन तबकों की जो पिछड़ गए, रह गए, उनके लिए यूसीसी लाना अति आवश्यक है। साथ ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक ज़माना था जब आपको भारत दिल्ली से कन्याकुमारी पहुंचने में लगते थे 36 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे। आज हम उसे 10 घंटे, 12 घंटे में कवर करने की प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। जब देश आपका छोटा हो रहा हो और संविधान इतने सारे, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के सबसे ज़्यादा संविधान वाला देश जब भारत हो, वहाँ एक समान कानून नहीं होगा तो कोर्ट, जस्टिस, एडवोकेट, पुलिस, पर्सनल, एक्सपर्ट कैसे काम करेंगे। ये दूसरा, यहाँ पे आपको अलग व्यवहार, तमिलनाडु में अलग व्यवहार, केरला में जाएं आपको अलग व्यवहार, महाराष्ट्र में अलग व्यवहार, राजस्थान में अलग। तो सब अलग अलग की जो परिभाषाएं हैं उनको समाप्त करते हुए एक राष्ट्र, एक संविधान और एक व्यवस्था के साथ हमको आगे बढ़ना। ये बहुत पहले ज़रूरतें हो जाती। आज से 50 साल पहले भारत में यूसीसी होता, लेकिन भारत की डाइवर्सिटी, भारत की जियोग्राफिकल लोकेशंस, भारत की तमाम विविधताओं की वजह से हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आज वो पहुंच, चाहे कम्युनिकेशन के माध्यम से, रोड्स के माध्यम से, हाईवे के माध्यम से, सूचना के आपस में एक्सचेंज के माध्यम से, हम बहुत छोटा हो गए हैं। पूरी दुनिया एक मुट्ठी में, एक मोबाइल में आ गई हो। ऐसे समय में आप देश के कोने कोने में अलग अलग कानून, अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग झंडे डंडे से काम नहीं चलाएंगे। आपको एक राष्ट्र, एक संविधान की अति आवश्यकता है। इसमें बेवजह मुस्लिम का अड़ंगा डालना या व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाना या बेवजह आकर के उसके विरोध में खड़े हो जाना मेरी समझ से बाहर है और मैं ऐसे विरोधों की चिंता भी नहीं करता। मैं चिंता करूंगा यदि आप कहेंगे आपको 10 बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम है तो उसका क्या बेहतर सलूशन हो सकता है, उस सलूशन पर मैं काम करूंगा। अगर आप कहेंगे कि हमारी औरतों को प्रॉब्लम है, इस तरह हम उनको नकाब में रखना चाहते, आप बेनकाब करना चाहते, तो मैं उस प्रॉब्लम पे बात करूंगा। आप कहेंगे आपकी बच्चों को शिक्षा की प्रॉब्लम है तो मैं उस पर बात करूंगा। इस तरीके से हर बात पे कि नहीं मेरा इसमें मुस्लिम खतरे में है कह देने से मुस्लिम खतरे में नहीं आ जाता। दुनिया की बेहतर जीवन शैली, दुनिया का बेहतर आनंद ले रहा है हिंदुस्तान में हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हम हिंदुस्तान को अफगानिस्तान, ईरान, दुबई, लीबिया, सीरिया जैसे खतरनाक देशों के रूप में विकसित नहीं होने देंगे। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दें, यहाँ जिहाद की कंसेप्ट, आतंकवाद की कंसेप्ट, आईसिस की कंसेप्ट, लव जिहाद जैसे प्रकरण नहीं होंगे और न करने की किसी को अनुमति है, चाहे वो इस्लामिक दुनिया से आता हो, चाहे वो हिंदू समाज से आता हो, जैन समाज से आता हो, बुद्ध से आता हो, सिखिज्म से आता हो। ये राष्ट्र है, यहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्कृति, मानवता, जिंदगी बसर करते हैं लोग और उसे कायम रखना हर हाल में जरूरी है। किसी भी दंगाई को प्रॉब्लम होती है यूसीसी से तो होनी चाहिए, किसी भी जिहादी को प्रॉब्लम होती है तो होनी चाहिए, किसी भी आईसिस का प्रोपेगेंडा चलाने वाले, आईसिस के षड्यंत्रों में हाथ बटाने वाले व्यक्ति, नेता, समाज, संगठन को प्रॉब्लम होती है तो होनी चाहिए, किसी भी दुश्मन देश को अगर इससे प्रॉब्लम होती है तो होनी चाहिए। हम अपने राष्ट्र के हर बेटे तक
सम्मान के साथ पहुंचेंगे, सम्मान के साथ उसके जीवन का निर्धारण हो ये सुनिश्चित करेंगे और बेहतर से बेहतर नागरिक इंसान बने जिसके सामने दुनिया के प्रधानमंत्री भी सर झुकाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। लेकिन आतंकवाद की, हिंसा की, जिहाद की और अफगानिस्तान, ईरान, इराक, दुबई, लीबिया, सीरिया, अमन की अगर आप शांति और हिंसा आप चाहते हैं कि भारत के किसी कोने में, किसी घर में, किसी परिवार में, किसी गली में स्थापित कर देंगे तो ये नहीं होगा। यूसीसी रहे या ना रहे तब भी और उसके बाद भी तो राष्ट्र के हर बेटे को, जब राष्ट्र तेजी से ग्रो कर रहा हो, हाईवेज और तमाम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट हो रहा हो, ऐसे में सैकड़ों तरीके के कानून, सैकड़ों तरीके के कोड, सैकड़ों तरीके के व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। एक व्यवस्था, एक राष्ट्र के साथ भारत आगे बढ़ेगा और एक सशक्त राष्ट्र बनाने तक ना कोई हिंदुस्तान का बेटा थकेगा, ना कोई बेटी थकेगी। ऐसा राजनेता, ऐसी राजनीतिक सोच, ऐसा देश हमें पैदा करना है जहां शांति के साथ विकास भी हो। और हिंदुस्तान का मुसलमान पहले जब दुबई में जाता था तो उसकी हालत वो नहीं थी जो आज है। तो ऐसा सम्मान हो हमारे बेटों का, हिंदुस्तानी बेटों का, उसमें मुस्लिम है कि जैन है, बौद्ध है, उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे हिंदुस्तान का विकास करना है, उसमें आतंकवाद का विकास नहीं है, उसमें जिहाद का विकास नहीं है, उसमें हिंसक योजनाओं का विकास नहीं है, हिंसक संगठनों का विकास नहीं है, आईसिस के मंसूबों का विकास नहीं है। भारत के मान सम्मान का विकास है, भारत के इकोनॉमी का विकास है, परिवारों में, जीवन में, बच्चों, बड़ बहन बेटियों में खुशी हो, सम्मान हो दुनिया में। ऐसे भारत के निर्माण के लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा तो हम जाएंगे। देखिए, इतना जरूरी जब यूसीसी है तो इससे पहले कभी इस पर प्रबल चर्चा या फिर लोगों से राय मशवरा क्यों नहीं किया गया? अगर मोदी जी इस पर चर्चा करते हैं, लोगों से राय मांगते हैं, उसे लागू करने की बात करते हैं, तो फिर आपत्ति क्यों हो जाती है? इससे पहले जो सत्ता में लोग थे, लोग आए, उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। एक गांव में योजना आई तो पता चला ये ओबीसी की योजना है, दूसरी आई तो ये एससी एसटी की योजना है, तीसरी आई तो ये फलाने की योजना है। ये योजनाएं सिर्फ वोट बैंक के लिए चलती थी। अखिलेश यादव ने एक योजना चलाई, सारी दरगाह वो कब्रिस्तानों में बाउंड्री करवाई। क्यों भाई? जब कब्रिस्तानों में बाउंड्री तो क्रिश्चियनों के भी बाउंड्री होनी चाहिए थे, हिंदुओं के भी बाउंड्री होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए ना, एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो जातिवादी व्यवस्थाओं में चल रहे थे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे, परिवारवाद की पॉलिटिक्स थी। अब उन सब से जब एक चीज होती है, जैसे ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी, इंटरनेट बहुत तेज नहीं था, तो अब कौन सी टेक्नोलॉजी पे कहाँ टीवी देखते थे, कहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान, टीवी चैनल से होता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई तो आप मोबाइल कैमरे पे देखने लगे। जब रोड्स आपके दनाते हुए बने, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना आसान हुआ, 2 घंटे में देहरादून चंडीगढ़ जाना आसान हुआ, जयपुर जाना आसान हुआ, 10 घंटे में आप बॉर्डर के कन्याकुमारी से, कच्छ से लेकर के आप अरुणाचल से लेकर नागालैंड, मणिपुर तक पहुंचने का साहस बना, व्यवस्थाएं बनी। तब देश में ये विचार आया ना, तब देश में ये व्यवस्थाएं स्वीकार करने योग्य है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि ये बातें अगर हम 50 साल पहले कहते तो 50 साल में तो नेहरू भी अगर उठ के अपने हेलीकॉप्टर से या गाड़ी से जाते तो 36 से 40 घंटे लगता कन्याकुमारी पहुंचने में। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है, आज तो घंटों का काम है। चाय पीने भी हम 200-400 किलोमीटर दूर जाके शाम को घर आ सकते। ऐसे भारत में समान कानून नहीं होगा तो पता चला 2 घंटे में तुम्हें 20 तरीके के पुलिस, 20 तरीके की कटमनी। एक ट्रक वाला बताइए आप यहाँ से जाएगा, जितने स्टेट, जितने थाने, जितने पुलिस पड़ेंगे सबको कटमनी देगा। ऐसे राष्ट्र चलेगा क्या? नहीं, एक व्यवस्था हो बिना कटमनी के। जिस दिन भारत में एक टैक्सी वाला चलने लगेगा, एक बस वाला चलने लगेगा, एक ट्रक वाला चलने लगेगा, वो यूसीसी, वो समान कानून वाला देश हमें ज़्यादा बेहतर होगा। महागठबंधन में अहम किरदार निभाने वाले अरविंद केजरीवाल का अचानक से यूसीसी पर समर्थन दे देना किस रणनीति का हिस्सा लगता है? अजय माकन जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक स्पष्ट दिया है, बात बोली है कि केजरीवाल से दोस्ती करना सुसाइड करने जैसा है। समझ रहे ना आप? तो राजनीतिक गलियारे में एक ऐसे व्यक्ति का वर्चस्व या अहमियत 2 कौड़ी की है जब उस पर लोग सोचे कि उससे दोस्ती करना सुसाइड करने जैसा है। ये राजनीति की पतन की पराकाष्ठा पर बैठ करके उसकी चोटी पर बैठ गए हैं अरविंद केजरीवाल।
अब उसके ऊपर कुछ नहीं है। जितनी धोखेबाजियां करनी थी कर ली, जितनी झूठ बवंडर फैलाने थे फैला लिए, जितनी सत्ता का मजा लेना था ले लिए, जितना ऐसो आराम लिपस्टिक और काजल पाउडर लगा के 8-8 लाख के पर्दे के पीछे रहना था रह लिए। अब आपके दिन भर चुके हैं। अब दिल्ली वाले भी समझ चुके हैं, देश भी समझ चुका है, राजनीतिक पार्टियों के जो मजे हुए खिलाड़ी हैं वो भी समझ चुके हैं कि व्हाट इज अरविंद केजरीवाल मीन्स। आखिरी सवाल, महागठबंधन इसके बावजूद अगर ये कहे कि एक तरफ तो मोदी जी ये कहें कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसकी गारंटी हम देते हैं जेल में भेजने की और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, लेकिन महागठबंधन एक टैग लाइन पर चले, मोदी हटाओ देश बचाओ। देश के, मैंने कहा कि देश में यदि आपको घर का अपने घर में घर निर्माण करना हो तो पहले आप नक्शा बनवाते हो, पैसा जुटाते हो, नक्शा बनवाते हो। आपके पास नक्शा नहीं, घर बनवाना शुरू कर दिए। आपके पास दूल्हा दुल्हन नहीं, शादी का प्रोग्राम चालू कर दिए। पहले देश के मुद्दों पर विचार करो, राष्ट्र का कैसा निर्माण करना उस पर विचार करो, कैसा भारत बनाना उस पर विचार करो। आज मोदी जी भारत को वर्ल्ड का सबसे बेहतर राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का लुटेरा 20 लाख करोड़ और लूट करके देश को बर्बाद करने के प्लान बना रहा हो। तो ऐसे में देशवासी भी लड़ेंगे, प्रधानमंत्री तो लड़ ही रहे हैं, ये समाज का एक एक बच्चा लड़ेगा, तब इन ठगबंधनों से भारत मुक्ति पाएगा। वरना करोड़ों रुपए, जैसा कि मोदी ने कहा 70,000 करोड़, 40,000 करोड़, 10 लाख करोड़, फलाना ढिकाना, सब परिवारों का नाम गिनाया ना, इनके पास पैसे तो इतने हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को खरीद लेंगे। लेकिन जब भारत के आम नागरिक लड़ते हैं तो बड़े बड़े पैसे वालों को पानी में मिट्टी में मिला दिया, अता पता नहीं लगा। वरना कांग्रेस के पास भी कम पैसे नहीं थे जब दिल्ली वालों ने धूल चटाई, शीला दीक्षित की सरकार थी, 1 करोड़ में 95 लाख खा जाते थे, 5 लाख का काम होता था। इतना लूटने वालों को मिट्टी में मिला दिया देश की जनता ने। इन ठगबंधनों और तमाम नेताओं की हैसियत ही क्या है।